નમસ્કાર, નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત ઝીરોર કાર્યક્રમ સાથે હું છું યજ્ઞ ત્રિવેદી. દર્શક મિત્રો, આજે ઝીરોર કાર્યક્રમમાં ચર્ચા વિચારણા કરવા જઈ રહ્યા છે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ વિરામની આખરે જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જે મધ્યસ્થી કરી હતી અને ત્યારબાદ ભારત અને પાકિસ્તાનના બંને વડાપ્રધાન સાથે પણ ક્યાંક ચર્ચા વિચારણા કરી હતી અને સાથે સાથે જે આર્મ્સ ફોર્સના જે મેઇન ડિરેક્ટર છે તેમની સાથે પણ ચર્ચા વિચારણા કર્યા બાદ યુદ્ધ વિરામ માટે બંને સહમત થયા હોવાની બાબત પણ સામે આવી હતી. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જે તેમના ટ્વીટમાં એટલે કે એક્સમાં જણાવ્યું હતું કે આખી રાત બંનેને સમજાવવા બાદ સીઝ ફાયર માટે મંજૂરી આપી છે. સમજદારીભર્યો એક નિર્ણય પણ લીધો છે અને તેના માટે અભિનંદન પણ ક્યાંક પાઠવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે યુદ્ધ વિરામ બાદ સંરક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા પણ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી હતી અને તેમણે પણ કહ્યું હતું કે અત્યારે આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ કેમ સર્જાઈ. કર્નલ સોફિયાએ પણ કહ્યું હતું કે ભવિષ્યમાં કોઈ પણ હુમલાનો જડબાતોડ જવાબ આપવા માટે અમે તૈયાર પણ છીએ. ચોક્કસથી અત્યાર સુધી ભારત એ રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચેનું જે અત્યારે તો યુદ્ધ હોય કે પછી અન્ય કોઈ પણ હોય તેમાં મધ્યસ્થી કરવા માટે જે પહેલેથી જ અત્યારે તો આગળ આવતું હતું, પરંતુ બીજી બાજુ શાંતિની અપીલ જે ભારત દ્વારા જે કરવામાં આવી હતી અને તેમાં પણ હવે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા જે મધ્યસ્થી કરવામાં આવી અને ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ વિરામ કરવામાં આવ્યું હોવાના જે સમાચાર તો જે હવે સામે આવ્યા છે. આગામી સમયમાં કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ જોવા મળશે તેના લઈને તો સવાલ યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે. તમામ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા વિચારણા કરીશું. ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે કર્નલ રોહિત દેવજી કે જેઓ સ્ટ્રેટેજિક થિંકર છે અને સાથે સાથે ડિફેન્સ એક્સપર્ટ પણ છે. તો બીજી બાજુ ઓમર ગાઝીજી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે કે જેઓ વિશ્લેષક છે અને ડૉક્ટર અમિત ધોળકિયા આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે કે જેઓ ફોરેન અફેર્સ एक्सपर्ट છે. જે आप ત્રણનું સૌથી પહેલા તો સ્વાગત છે. नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद. रोहित जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पिछले 3 दिनों से जो तनावपूर्ण माहौल था और आज की अगर हम बात करें तो आज युद्ध विराम की घोषणा भी हो चुकी है, सबसे पहले आप उसके बारे में क्या कहोगे? मैं पहले इस घोषणा से शुरू करता हूं. तो ये घोषणा एक सीज फायर है और दर्शकों को और भारतीयों को बताना चाहिए कि सीज फायर एक टेम्परेरी स्टेट होता है किसी भी वॉर में. ये कोई सीज फायर एग्रीमेंट साइन नहीं किया हमने अभी तक. दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है. ऑपरेशन सिंदूर में कोई लेट डाउन नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 स्टेप्स में पाकिस्तान ने वॉर एस्केलेट किया, पहले उन्होंने निहत्थे नागरिकों पे पराक्रम किया पहलगाम में, उसके रिप्लाई में हमने उनके 9 लोकेशंस पे टारगेटिंग की. कुछ लोकेशन पीओके में थे जो हम पहले भी करते थे, बट कुछ 3 बड़े लोकेशन मुदरिके, सियालकोट और भावलपुर हमने पाकिस्तान में भी उनको अटैक किया अपने ड्रोन्स और मिसाइल से. इसके बारे में थोड़ी टिप्पणी बाद में करता हूं. इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने हमारे रिहायशी इलाकों में गोलाबारी शुरू की, जम्मू के एरिया में, अरनिया, आरएसपुरा के एरिया में. एंड ये ट्रेडिशनली पाकिस्तान करता हुआ है हमेशा एस्केलेशन के मॉडल में. ये आईबी सेक्टर के अंदर यहाँ फायरिंग करता है. एलसीपी तो फायरिंग होती रहती है हर रोज, उसकी कोई मतलब मायने नहीं है, अभी भी चल रही होगी. जहां तक सवाल है इसका, तो जनरली क्या होता था 3 दशक पहले, 2 दशक पहले, ऐसी फायरिंग होने के बाद हम सब मिलते थे और हम डायलॉग्स करते थे, हम बिरयानी खाते थे और एट द बेस्ट हम कोई बैक चैनल टॉक्स बोल के कुछ ना कुछ करते थे. एक जो महत्वपूर्ण चेंज हुआ है अभी कि हमने उसके बाद स्ट्राइक किए हैं हमने वहां स्ट्राइक किए जहां से इनके ये दस्ते फायरिंग कर रहे थे, चाहे वो इंडायरेक्ट फायर आर्टिलरी हो, चाहे उनके ड्रोन आ रहे हो हमारे रिहायशी इलाकों में डालने के लिए गोला बारूद. फिर क्या हुआ, कल रात इन्होंने सोचा कि थोड़ी स्टोरी और बढ़ाते हैं, तो थोड़े घबराए हुए थे. अब इन पे प्रेशर है अपनी आवाम का, इन पे प्रेशर है अपनी आवाम को 70 साल बेवकूफ बनाने का, क्योंकि कभी एक्सपोज ही नहीं हुआ. क्योंकि जब आवाम की बेवकूफी एक्सपोज करने का टाइम आता था तो हमारी सरकारें रुक के डिप्लोमेसी में लग जाती थी. पता नहीं क्या बोलते थे उसको, डिप्लोमेसी को बिरयानी डिप्लोमेसी बोल लीजिए, बट उसके कोई मायने नहीं निकले. इस बार क्या हुआ, इन्होंने फिर क्या किया, सोचा कि हम लास्ट टाइम भी आए थे बालाकोट में हम, और ये सुबह सुबह आ गए थे, इन्होंने कुछ बम गिराए हमारे ब्रिगेड क्वार्टर में, तो ऐसा कुछ कर लेंगे. बट इनको पता नहीं था कि इस एस्केलेशन लैडर में भारत तैयार था. तो हमारी जो डेजिग्नेटेड टारगेट लिस्ट होती है उसके हिसाब से हमने तैयारी कर रखी थी और हमने उन्हीं जगह को टारगेट किया जहां से इनके शुरू में ड्रोन्स और बाकी जो फायर आया आटी का. ये जो अटैक सुबह हुआ, और खास तौर पे जो इन्होंने क्लेम खुद भी किया कि उन्होंने फतेह 1 मिसाइल लॉन्च की थी जिसका डायरेक्शन था दिल्ली की तरफ, बट वो सिरसा में कहीं गिरा दी गई थ्रू एयर डिफेंस. ये जब हुआ तब हमको एक और हैंडल मिल गया और उस हैंडल का हमने पूरा उपयोग किया और इनके असले बारूद के डिपो में, इनके
एयर बेसिस पे, इनके कमांड कंट्रोल सेंटर्स पे हमने एक भारी मात्रा से इनको काफी क्षति पहुंचाया है इस एक दिन में ही। तो मैं समझता हूं कि जहां तक आप पूरा रुख देखेंगे, इस रुख में हमने उनको ज्यादा कम नहीं, मैं तो अभी फाइनेंशियल उसका करूंगा असेसमेंट, बट अगर आप 5 एयरबेस भी ले लें, उसके बाद कमांड कंट्रोल के 2 सेंटर ले लें, 6 हवाई जहाज गिरा दिए हैं, तो आई थिंक ये जो डील जो उनकी गई है इकोनॉमिकली, वो वैसे ही डाउन द ड्रेन हो गए, 5-6 बिलियन यूएसडी। तो जो ये ख्वाब देख रहे थे कल बैठ के आईएमएफ के लोन का, तो वो ख्वाब तो वैसे ही चूर हो गया। दूसरा क्या हुआ, ये सीज फायर ऐसे नहीं आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अनाउंस किया मेडिएट, मैं नहीं समझता कि मेडिएट मेडिएट तब होता है जब आपके पास 2 लोग पहुंचे और बोले कि हमारा सुलह करा दो। यहाँ पे हमने कोई किसी से सुलह नहीं मांगी, ना हमने डोनाल्ड ट्रंप को बोला, ना हमने रूस को बोला, ना हमने यूएन को बोला, ना हमने किसी को बोला। पाकिस्तान के मंत्री और संतरी सब मिलकर पिछले 3 दिन से लगे हुए हैं किस तरह से इसको डिफ्यूज करना है, वो अप्रोच कर रहे हैं। उनकी अप्रोच में सबसे पहले जब बात हुई उनके प्राइम मिनिस्टर की उधर, तो उसका जो जो भी उसका सारांश था वो हमारी तरफ भी आया। हमने अपने बड़े सिंपल कंडीशन रखे हुए हैं। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप आने से पहले और आने के बाद उन्होंने दोनों बार, अभी जब इनका इंटरव्यू हुआ लेटेस्ट इंटरव्यू, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जब प्रॉब्लम हुई थी मेरे टाइम में पाकिस्तान के साथ, तो मैंने मोदी जी को बोला कि मैं आपकी मदद करता हूं थोड़ी मेडिएशन में, और मोदी जी ने इतने टफ है मेरे को बोला कि मेरे को आपकी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, मैं इनको झेल रहा हूं, मैं इनको ठीक करके छोड़ूंगा। ये सेम कार्रवाई अभी हुई है। अभी देखिए इंटरेस्ट किस किस का है। क्या भारत का इंटरेस्ट है लड़ाई में घुसने का? आंसर नहीं। क्या अमेरिका का इंटरेस्ट है कि भारत किसी लड़ाई में घुस जाए? उसका आंसर भी नहीं। दोनों को क्या पाकिस्तान की कोई भी चिंता है? नहीं। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो डीप स्टेट है अमेरिका का, जो ट्रम्प के खुद खिलाफ है, जो फाइनेंशियल पावर लेके चलते हैं, वही लोग हैं जो आईएमएफ में भी रूल करते हैं। वही लोग हैं, जब आपने सुना होगा कि जब ट्रम्प निकले, ट्रम्प आईएमएफ के अगेंस्ट बोल रहे थे कि मैं अपना जो हिस्सा है वो नहीं दूंगा, इट्स अ कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड, राइट। तो वो सब जो तनाव है उनका डीप स्टेट है, वो डीप स्टेट के पालतू जो ये पाकिस्तान है, वहां पैसा कैसे पहुंचना है वो उन्होंने देखना है। तो ट्रंप ने क्या बोला इस बार, इस बार इनको बोला कि मैं ना आपको हथियार दूंगा, मैं ना आपको पैसे दूंगा, ना नेटो से आने दूंगा, ना कुछ करूंगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, ऑल वेदर फ्रेंड, चाइना चाइना चाइना। कहां था चाइना? और चाइना इसलिए नहीं आया कि चाइना को भारत से लड़ना कि लड़ना। चाइना का ट्रेड वॉरफेयर चल रहा है विद अमेरिका। चाइना नहीं चाहता कि कुछ और हो, और चाहता है कि दोस्ती का हाथ बढ़ाए। तो आपने देखा ट्रम्प के आने के 2-3 महीने के अंदर ही एक दोस्ती का हाथ बढ़ रहा है भारत की तरफ, कि हम मिलकर चलेंगे, हम साथ हैं, हम एशियन कंट्री हैं, पावर हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो चाइना कुछ नहीं करेगा पाकिस्तान के लिए अभी, कोई भी असला बारूद ऐसा देने के लिए जिससे कि ये टेंशन बढ़े। उसने ना दिया, ना कुछ बोला, ना कुछ किया। टर्की में थे इनके इनके प्राइम मिनिस्टर, बाहर निकल के आए 23 तारीख को। परसों बोलते हैं कि टर्की हमारे साथ है। आप ट्विटर में प्रेसिडेंट एर्डोगन का पूरा टाइमलाइन देख लीजिए। जब इनको बाय बाय कर रहे थे तो एक ट्वीट है बाय बाय करते हुए, उसके बाद कुछ नहीं है। एक गलती से प्लेन आया था, उसकी चर्चा हमने टर्की से की, तो उसके बाद कुछ नहीं आया। एक मुड़ के आ रहा था जहाज समुद्र तट से, वो वहां पे चला गया। प्रेशर कहां बिल्डअप हुआ? प्रेशर बिल्डअप हुआ जब हमने आज बोला कि हम अभी अपने बाकी टारगेट्स को टारगेट करेंगे पाकिस्तान में। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप है नेवी की, जो अरेबियन सी में घूम रही थी, उसने आज पोस्टरिंग की। उसने अमेरिका को पूरा ज्ञात कर दिया कि वी मीन बिजनेस एंड टुनाइट वी आर गोइंग टू डू व्हाट वी वांट टू डू। And it is that pressure on America which has prompted them to speak to terrorist called Munir in Pakistan and get him on his terms and knees to say if you do anything more, don't tell us. Because finally क्या करना है अमेरिका ने? अगले 10 साल में हथियार हमको बेचने, पाकिस्तान को नहीं बेचने। तो मार्केट हम है, इकोनॉमी हम है, ट्रेड जी पार्टनर हम बनने वाले हैं। पाकिस्तान के कोई मायने नहीं है। बट जहां जी तक सीज फायर का है, काफी लोग ना उदास हो रखे हैं इंडिया में कि ये क्या कर दिया मोदी जी ने या गवर्नमेंट ने, सरकार ने। जी जी 100% तैनाती है फौज की। सीज फायर का मतलब है कि सिर्फ फायर रोका गया है। तो बोलते हैं ना वेपन्स फ्री, वेपन्स फायर ऑन, कमेंस फायर, ये एक एक रेगुलेटर है। ओके। कल तक ही कुछ कर बैठेगा तो कुछ होगा। मैं अभी सुन रहा हूं अखनूर में कुछ कर रहे हैं, हम भी ठोक रहे हैं उनको एलसी में। जी जी तो जी ये बिल्कुल ये ये बिल्कुल। ये रूटीन चीजें हैं, तो कोई मायूस होने की जरूरत नहीं है। बट हमारे ओके। टर्म पे हुआ है ये, कोई मेडिसिन नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। उमर जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आज भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अभी युद्ध विराम की घोषणा हुई उसके ऊपर? देखिए, वॉर के अंदर घुसना ये हमारी कभी भी आकांक्षा नहीं थी। और ये इंडिया नेवर वांटेड एनी वॉर टू बिगिन विद। देयर वाज ऑलवेज अ सीज फायर जो जो वायलेट हुआ था उस तरफ से। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड कीप इन माइंड। सेकेंडली, लाइक कर्नल ऑल्सो सेड, इसमें मीडिएशन का इतना बड़ा रोल नहीं है जितना
जो यूएस डीप स्टेट का इसके अंदर काम है कि भाई दे आर ट्राइंग टू बेल आउट पाकिस्तान, बिकॉज राइट नाउ जिस तरह का बड़ा पैकेज, बेल आउट पैकेज अप्रूव किया गया है इन द मिडल ऑफ द वॉर, when Pakistan has been involved in state sponsored terrorism across the border. So I think that shows कि जो ये इनके तार कितने गहरे जुड़े हुए हैं with organizations like IMF, with the US deep state. और रही बात सीज फायर की, तो ऑब्वियसली nobody likes the condition of war. मैंने पहले भी आई थिंक आपके चैनल के माध्यम से ये बात कही है कि we don't want war, but at the same time we will not keep taking nonsense from across the border only because they have always been using terrorism as a foreign policy, and that has been happening since last 6-7 decades. ये आज की बात नहीं है, दशकों से ये इस तरह की कार्रवाई जो होती आ रही है। तो ये एक स्टेटमेंट देना जरूरी था। दिस वाज नॉट वॉर एक्चुअली, दिस माइट हैव स्पाइरल्ड इनटू अ फुल ब्लोन वॉर, बट this was not completely a war because this was just tit for tat, right? अभी हमारी ऐसे कोई वहां से जो जिस तरह का सिविलियंस के ऊपर अटैक किया गया, so it was very targeted killings on the terror camps that were across the border. War स्पाइरल कर रहा था, उसके बाद द बॉल वाज इन द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिकॉज उन्होंने एक सिविलियंस पे अटैक किया, देन वी रिटेलिएटेड, और उसके बाद जो उन्होंने सिविलियंस पे अटैक करना शुरू किया ऑन हाईली पॉपुलेटेड एरियाज, दैट वाज एन एक्ट ऑफ वॉर। वहां से वॉर की शुरुआत होती है। दैट वाज द स्क्वेयरली द blame lies with the powers across the border. So I think this ceasefire, obviously everyone would welcome. Nobody wants a perennial war to continue on the border. It's in nobody's favor. But this does not mean that we will keep taking this from across the border. This statement was very important. और एक और बात, अभी सिर्फ सीज फायर हुआ है, लेकिन साथ में जो मार्को रूबियो हैं आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने बोला कि अब both the countries have agreed to come on the table and talk in some neutral space. तो उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया है हमारी गवर्नमेंट ने कि वी आर नॉट रेडी टू गो ऑन एनी न्यूट्रल प्लेस फॉर एनी, ऐसी कोई बात यूएस के साथ हमारी नहीं हुई है कि हम कोई न्यूट्रल प्लेस पे बात करने को तैयार हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिविलियन पॉपुलेशंस दैट वी हैव अग्रीड फॉर अ सीज फायर। It does not mean that we are going to take the terms from United States or anyone else. So this should be extremely clear in front of the world that we are not ready to talk until and unless that state-sponsored terrorism stops from across the border. જી અમિતભાઈ, અત્યાર સુધી આપણે શાંતિની અપીલ દરેક દેશ પાસે કરી છે, એ પછી રશિયા અને યુક્રેનવાળું વોર હોય કે પછી ઇઝરાયલવાળું અને હમાસવાળું પણ અત્યારે તો કેમ ના હોય, દરેક વખતે ભારત આગળ આવ્યું છે શાંતિની અપીલને લઈને। પરંતુ જ્યારે અત્યારની વાત કરવામાં આવે તો આ વખતે જે યુએસ એટલે કે અમેરિકા મધ્યસ્થી બન્યું, ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ વિરામ પણ કરવામાં આવ્યું, આપ આ બાબતને કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? क्योंकि बाकी के तो हमारे एक्सपर्ट्स ने हिंदी में बात की है, मुझे लगता है मैं भी मेरी बात हिंदी में ही रखता हूँ सो दैट मेरी बात उनके तक पहुँच पाए। उनकी ही बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ प्रश्नार्थ चिन्ह ये पूरी घटना के बाद जरूर मन में रहे। पहले तो ये कि ये सीज फायर अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। आगे अभी कुछ करना बाकी है, आगे अभी कुछ लिखना बाकी है, जो भारत की सरकार को, भारत की मिलिट्री को मुझे लगता है कि उसके बारे में वो पूरी उनकी जानकारी है कि वो आगे इस चीज को कैसे ले जाना चाहते हैं। प्रश्नार्थ चिन्ह जो रहे वो ये रहा कि उधर अमेरिका के हाईएस्ट अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने ये घोषणा की, उनकी वाइस प्रेसिडेंट ने भी कहा कि पूरी रात हम जगे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में सुलह करवाने के लिए। मार्को रूबियो ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से बात की, नरेंद्र भाई से बात की, मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात की, दोनों विदेश मंत्री से बात की, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी बात किया। ये सब हमारी सरकार ने कहा कि नहीं, सिर्फ डीजीएमओ ने ही बात की है और डीजीएमओ की बात से इतनी बड़ी जो समस्या है वो सुलझ गई है। थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हकीकत में क्या हुआ है वो कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर अमेरिका ने कुछ रोल प्ले भी किया है तो मुझे लगता है कि हमें इसको स्वीकार करने में
कोई बड़ा सोच नहीं होना चाहिए। कुछ विधान जो हमने पहले किए हुए हैं अमेरिका की मध्यस्थी के बारे में, उनके बावजूद भी हमें ये बात स्वीकार करनी होगी कि आज की दुनिया में जो बड़े पावर से, जो ग्रेट पावर से, वो अब मध्यस्थी का काम करते ही है। भारत ने भी यूक्रेन और रशिया के बीच में मध्यस्थी करने की पहल की थी और हमने अलग अलग दोनों से बात भी की थी। तो मुझे लगता है कि ये बात स्वीकार करना थोड़ा कठिन है कि भाई अमेरिका के प्रेसिडेंट ने झूठ बोला है, जबकि उनका कोई रोल रहा ही नहीं। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट ने भी झूठ बोला है, सिर्फ डीजीएमओ ने बातचीत की और ये प्रश्न सुलझ गया। ये मुझे लगता है कि थोड़ा मानना मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी को हमने सस्पेंड किया है, उसका ये सीज फायर के साथ कुछ लेना देना नहीं। यानी वो सस्पेंशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी आज भी चालू है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक गेन है। इन द सेंस के सीज फायर ने भारत में कुछ छोड़ा नहीं है। ये निगोशिएशन में हमने ऐसा नहीं कहा है कि चलो वापस इंडस वाटर ट्रीटी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो भारत का जो स्ट्रेटेजिक गेन रहा है वो ये रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी, जो पिछले कई सालों से विवाद में भी थी, चर्चा में थी, उसको हम सस्पेंशन उसका हम बरकरार रख रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान में सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, लगभग हम जिसको लिमिटेड वॉर कहे, इस तरह की वॉर करने का सिर्फ सामर्थ्य नहीं लेकिन संकल्प भी भारत के पास है। ये बात हमने पूरी दुनिया को बता दी है कि अगर अगली बार ऐसा कुछ भी किया तो इस बार जो किया है उससे भी हम आगे जाके कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं। ये बात पाकिस्तान तक पहुंच गई है और उनके मिलिट्री तक भी पहुंच गई है। तो इससे थोड़ा एक डिटरेंट इफेक्ट कुछ समय के लिए आ सकता है, पर यह मानना जरूरी नहीं है कि ये सब चीज से पाकिस्तान सुधर जाएगा। या तो आज तक पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है कि टेररिज्म को सपोर्ट देना है, उसमें से वो कुछ यू टर्न लेगा, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी और टेररिज्म का जो रिश्ता है, आईएसआई और टेररिज्म का रिश्ता है, वो इतना गहरा है कि वहाँ की सिविलियन गवर्नमेंट चाहे कितना भी फॉरेन पावर से प्रेशर क्यों ना है, ये पॉलिसी और ये जो रिश्ता है उसको पाकिस्तान के लिए उसको पुनर्विचार करना बहुत कठिन है। तो भारत को सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत सतर्क रहने की हमेशा आवश्यकता रहेगी, बॉर्डर के ऊपर और भारत की भूमि के अंदर भी। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हमारी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पुलिस फोर्सेस है और हमारी सेना के तीनों जो अंग है, उनको सतर्कता हमेशा बनाए रखनी पड़ेगी। पाकिस्तान पर ये सीज फायर के बाद भी हम भरोसा नहीं कर सकते। यज्ञेश, बात आपने बोली है अमित जी। रोहित जी, एक सवाल आपको भी है। जिस तरीके से सीज फायर की बात होती है और सीज फायर का सबसे बड़ा उल्लंघन हर वक्त पाकिस्तान ही करता है, और इस समय एक न्यूज़ भी सामने आई कि एलओसी पर जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के ऊपर सीज फायर उल्लंघन पाकिस्तान ने कर दिया है। अब ऐसी भी अभी बात सामने आ रही है। आरएसपुरा में भी है, राजौरी में भी है, और साथ में एलओसी पर भी है, जहाँ पे ड्रोन भी दिखा है। ऐसी भी बात सामने आ रही है। रोहित जी, क्या कहोगे? एक तरफ सीज फायर की बात तो सामने आ गई, मगर पाकिस्तान अभी भी नहीं सुधर रहा है। जी जी। तो दो चीजें, पहले प्रोफेसर साहब का एक मैं स्पष्टीकरण कर देता हूँ। जहां तक भारत का सवाल है, भारत ने कोई मेडिएशन सीख नहीं की है अमेरिका से। मेरा भी सेम बोलना है और एमईए का भी सेम बोलना है। हम ये नहीं बोल रहे कि अमेरिका से बात नहीं हुई है, बात तो कोई भी करेगा। अगर आपको प्रॉब्लम है पाकिस्तान को, आप यूएन जाओगे, हो सकता है एंटोनियो गुटेरेस हमको फोन करें। आप क्योंकि चिल्लाते हुए गए अमेरिका के पास, तो उन्होंने बात हमसे की, एंड देन दे वर इन ट्राइंग टू टेल अस कि हमको क्या नहीं करना चाहिए, और हमने अपने कंडीशन रखे। तो जो एक इंप्रेशन आ रहा है कि कोई बिग डैडी टाइप कोई मेडिटेशन हुई है कि दोनों को पकड़ के बोला गया है, वैसा नहीं हुआ है। ये ऐसा हुआ है कि एक फैमिली में दो बच्चे हैं, एक नालायक है, एक होनहार पढ़ा लिखा है। जो नालायक है उसको थोड़ा हिला उला के थोड़ा ठीक किया गया है, और जो लायक है उसको बोला गया है कि ये तो पागल है ही, थोड़ा देख लेना कि क्या करना है, हाउ लॉन्ग यू वांट टू कैरी इट। और फिर मौका दिया गया है इस लायक को भी कि तो दो तीन थप्पड़ तू भी मार ले इसको सीधा करने के लिए, तो वो हमने मार दिए। तो ये एक सारांश में एक बड़ी सिंप्लिसिटी मैंने आपको बताया कि क्या गेम है ये दो
दो दो खिलाड़ियों का। जहां तक आपका सवाल है, ये अखनूर में जो फायरिंग अभी हो रही है, तो ये जो इलाका पूरा जो आता है ऊपर का भी, पाकिस्तान करता ही रहता है। आप मुझे बताइए, अगर ये हादसा नहीं होता पहलगाम का, तो वैसे भी एलसीपी फायरिंग हो रही है, अखनूर बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है, हर जगह फायरिंग हो रही है, वो भी कर रहे हैं, हम रिप्लाई भी कर रहे हैं। तो दिस इज बिजनेस एज यूजुअल। इसको स्पार्क लेके इंडिया क्या करेगा, वो इंडिया के ऊपर है। एक खाली जो चेंज है, बिफोर ट्रम्प कुड अनाउंस, हमने दो चीजें तो, एक तो किया हमने रीइटरेशन कि न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज नॉट एप्लीकेबल, तो वो भी समझ गया कि नो सेबर रैटलिंग विल वर्क आफ्टर दिस। तुमने लॉन्च पैड में अपने मिसाइल रखे, उससे पहले यहां से पहुंच जाएंगे उस तरफ, पहली बात। दूसरा जो कंडीशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बोलते हैं हाउ टू सीज द इनिशिएटिव। वो क्या है कि आज के बाद प्रॉक्सी वॉर के अधीन अगर कोई टेररिस्ट अटैक किया, भारत रिजर्व द राइट टू टेक इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हम नहीं दे रहे, इसराइल भी सेम फॉलो करता है, अमेरिका भी सेम फॉलो करता है, बट हमने कभी स्टेट ही नहीं किया। हमने स्टेट नहीं किया। हमारे हमारे जवानों के बेडिंग होती थी 2012-13 में, और उस टाइम पर हम बोलते थे हाँ चुप रहो। मैं तो कुछ बोलना नहीं चाहता टेलीविजन पे कि क्या स्थिति थी हमारी, बट बेडिंग ऑफ सोल्जर्स अमाउंट्स टू एक्ट ऑफ वॉर। आप समझते हो मैं क्या बोल रहा हूँ? killing of civilians, innocent civilians through terrorist acts is an act of war. And if we are very sure as a country कि ये हमारा मुजरिम है, वो पाकिस्तान है, तो इनिशिएटिव हमारे पास है। तो अभी क्या होगा, मई का सीजन शुरू हुआ है, अक्टूबर तक होती है इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ और काफी मारपीट के जो होते हैं इनके टेररिस्ट एक्शन अभी होते हैं। इन्होंने ठान ली थी कि 4 साल में बड़ा गैप आ गया है, बड़ी सतर्कता है, तो इनके जो जो भी इनके टेररिस्ट हैं इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पा रहे, तो जो यहाँ पे ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनको कैसे पैसे खिलाने, कहां से नीचे की तरफ के लोगों को भेजना विद फेक पासपोर्ट्स, एंड कैसे उनको इंडिया में मिला देना, रजिस्ट्री करवा देना, पैसे कैसे देना। आपने खुद ही देखा कि कितने लोग भी जा रहे थे बॉर्डर के उस पार। तो ये जो पूरा इन्होंने एक नियंत्रित रूप से, एक सुयोजित रूप से जो काम किया है पाकिस्तान ने हमारे अगेंस्ट, ये भी एक चीज है जो हमको अभी आगे देखनी होगी कि कैसे टैकल करना है इनको। तो आप ये मत समझिए कि चला गया कोई सीज फायर प्रोफेसर बड़ा, इट्स नॉट इवन अ कॉमा, it's just a dot in a making of a comma, it can turn anywhere and go any side। full stop तो बहुत दूर है अभी। the ideological framework of this country called Pakistan has to be broken। you can't break it by hitting 9 spots on earth with some madrasa and some headquarters of the LAT and Jaish। it can't happen। तो ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, बट एक जो कॉशन है वो ये है, दोबारा किया तो मिलिट्री एक्शन के हकदार होंगे आप, और जो फिर हम जो मर्जी कर लें। तो ये आई थिंक एक चेंज है। If USA has accepted that, which I'm sure it has, I think it is a very big leverage in our hand for tomorrow। उमर जी, आज सुबह ही इंडियन आर्मी ने बोला था कि अगर आपने अब कुछ किया तो अब आपकी जिम्मेदारी। हम आधिकारिक रूप से आपको जवाब दे रहे हैं। आज चलिए बात भी हो गई विदेश मंत्री के साथ, अमेरिका ने भी बात की, मध्यस्थी की, सब लोग सीज फायर के लिए तैयार भी हो गए, नहीं चलो हम करते, मगर फिर से एक बार इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी सीज फायर का उल्लंघन किया है। अब आप क्या कहोगे? देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान के अगर आप मोडस ऑपरेंडी देखें, उनके काम करने का तरीका देखें, तो वो आपको चेक करते हैं कि आप किस हद तक रिएक्ट कर सकते हैं। दे जस्ट ट्राई टू चेक एवरी टाइम। और पिछली कई मरतबा LOC पे जो सीज फायर का उल्लंघन उन्होंने किया, उसके अलावा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में उन्होंने स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स को यहाँ भेजा, लोगों को रेडिकलाइज किया। तो वो ये देखते हैं कि आप किस हद तक रिएक्ट कर सकते हैं, व्हाट आर योर कैपेबिलिटीज। जिस जिस हिसाब से आप रिएक्ट करेंगे उस हिसाब से दे विल गो बैक, बिकॉज दे इट्स लाइक अ साइकोपैथ, इट्स लाइक अ साइकोपैथिक किलर, राइट। सो वो क्या करता है, वो आपकी लिमिट चेक करता है कि आप किस हद तक रिएक्ट कर सकते हैं। नाउ द प्रॉब्लम विद दैट इज, इफ यू डोंट रिएक्ट, इट विल नॉट सी यू एज द बिगर पर्सन। यहाँ पे कोई बिगर पर्सन वाली बात नहीं है। दिस इज नॉट स्ट्रेटेजिक, दिस इज आइडियोलॉजिकल। उनकी जो वॉर है वो आइडियोलॉजिकल है और कम्युनल एजेंडा के अंडर भी है। तो यू कैन नॉट सी इट एज कि हम बिगर पर्सन हैं, हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो दुनिया के सामने हमारी बहुत इज्जत होगी और पाकिस्तान भी सोचेगा कि अरे वाह, ये तो बहुत ही सिविलाइज्ड कंट्री है, सिविलाइज्ड लोग हैं, इन्होंने रिएक्ट नहीं किया। इस तरीके से वो लोग काम नहीं करते। How they react is कि okay, so the India is a weak country. If it is not reacting, then India is a weak country. Now we cannot give that message for on the global stage and for the safety of our own civilians. Forget the world stage. World stage बाद में आता है। पहले आपका जो civilian population है, जो आपकी armed forces हैं, वो भी आपके देश के नागरिक ही हैं,
ऑब्वियसली उन्होंने वॉलंटियर किया है एंड दे आर रेडी टू sacrifice their lives, but it does not mean you just don't care for their lives. तो आपको अपने नागरिकों की लाइफ की परवाह होनी चाहिए। और इस वक्त जो हमने कार्रवाई की है उससे ये पता चलता है कि हम सामर्थ्य रखते हैं, हम संकल्प रखते हैं उसको पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई करने का, उनके घर में घुस के जो टेरर कैंप्स पे अटैक करने का। अब उसके बाद उनको जो वार्निंग दी गई, जैसा आपने कहा कि आर्म फोर्सेस ने वार्निंग दी है कि आप अपने दोबारा अगर ऐसा कुछ किया इट विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। दिस वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट वार्निंग बिकॉज इट नीड्स टू बी टॉक्ड इन दैट टोन। उससे आप सिविलाइज्ड लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते बिकॉज इट्स नॉट अ सिविलाइज्ड कंट्री फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो उससे इसी टोन में इसी लहजे में बात की जाएगी तभी वो समझेगा। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वार्निंग। और ये जो एयर स्ट्राइक्स भी थी, दिस वाज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर पाकिस्तान। लास्ट एंड फाइनल कमेंट्स आपकी, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम एलओसी की बात करें तो एलओसी पे सीज फायर के लिए सब लोग अभी मंजूर हो गए थे, मगर फिर भी जम्मू कश्मीर अब अभी सीज फायर का उल्लंघन हुआ। और ये हर बार, आज की बात नहीं, हर बार ऐसा ही होता है कि सीज फायर में जो मंजूरी तो दे देते हैं पाकिस्तान वाले, मगर फिर भी उल्लंघन भी वो ही करते हैं। क्या कहोगे आप? नहीं, वो बात तो मैं सहमत हूँ। उमर जी ने जो वो बात बताई और कर्नल रोहित जी ने भी। लेकिन इस चर्चा को थोड़ा मुझे लगता है कि हम पॉजिटिव बात करके कंक्लूड करें। पॉजिटिव बात यह है कि पहले भी हमने टेररिज्म का सामना किया है, पाकिस्तान के साथ सर्जिकल स्ट्राइक भी की है, बहुत कुछ किया है। लेकिन इस बार जो एक नेशनल रिजॉल्व हमें एक्सपीरियंस हुआ भारत की प्रजा की ओर से और भारत की प्रजा के सब कम्युनिटीज की ओर। सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने ये संवादिता को छेड़ने की कोशिश की, लेकिन भारत की प्रजा के सब तख्तों ने, भारत के सब राजकीय पार्टीज ने, भारत की सरकार ने मिलजुल के जो एक रिजॉल्व दिखाया, वो ही अपना नेशनल पावर का एक बेस है। मिलिट्री जो काम करती है वो एक साइकोलॉजिकल पावर के बेस पर काम करती है। तो हमने विश्व को दिखा दिया कि जब भारत के सामने चुनौती आती है, ये देश एकजुट होकर खड़ा होगा। साथ में एक मल्टी लेयर्ड जो स्ट्रेटेजी हमने फॉलो की, सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेटेजी नहीं थी, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी भी थी, मीडिया की भी स्ट्रेटेजी थी, एक आईटी और सॉफ्ट पावर की भी हमारी स्ट्रेटेजी थी। हर तरह की जो मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटेजी हमने अपनाई, उससे पाकिस्तान हमेशा डिफेंसिव ही रहा। पाकिस्तान अपनी बात न दुनिया के समक्ष रख पाया, न अपनी प्रजा के समक्ष रख पाया। तो ये भी एक अच्छी बात है जो भारत के संकल्प को और भारत की जो शक्ति है, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री शक्ति, उसको दिखाता है। और तीसरी बात कि जो प्रिसीजन के साथ हमने काम किया है, कोई भी सिविलियन मरा नहीं है, कोई भी सिविलियन जगह पर हमने अटैक नहीं किया। उससे भारत की विश्वसनीयता, जो लेजिटिमेसी है वैश्विक स्तर पर, वो बढ़ गई है। दुनिया अभी हमारे पर भरोसा करती है एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में। तो ये एक अच्छी बात है। इससे हमें आगे जाके टेररिज्म को संपूर्ण रूप से रूट आउट करने के लिए अभी प्रयास करना चाहिए। तो ये नेशनल रिजॉल्व जो बना है, उससे हम कुछ अच्छा अपने देश के लिए आगे बना पाएंगे। उमर जी और अमित जी, आप तीनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो दर्शक मित्रों, જે પ્રમાણે અમેરિકાની મધ્યસ્થી બાદ પણ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે જે રીતે યુદ્ધ વિરામ તો કરવામાં આવ્યું, યુદ્ધ વિરામનો ભંગ પણ અત્યારે હાલ તો જોવા મળ્યો। આગામી સમયમાં કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ જોવા મળશે તો આવનારો સમય જ બતાવશે। મને આપશો રજા, નમસ્કાર।